हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नई थ्योरी स्टार्ट करते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट नेम ऑफ दिस VBT। दिस थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस थ्योरी वेटेज इज 3 marks. This theory weightage in coordination compound is 3 marks, so this theory is very important. अब हम बात करते हैं एक्चुअली में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, किसके बारे में आइडिया देती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री के बारे में आइडिया देगी, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बारे में आइडिया देगी, उसका क्या मैग्नेटिक नेचर होगा उसके बारे में आइडिया देगी, उसका क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके बारे में आइडिया देगी। तो हम कह सकते हैं इट्स गिव आइडिया अबाउट ज्योमेट्री, hybridization, magnetic nature, magnetic moment। बात है समझ में आ गई होगी। देखो इस थ्योरी का सबसे जो मेन पॉइंट होता है वह यही है, देखो एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, इस थ्योरी का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है बेटा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बेटा। यानी कि लिगैंड से जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय लिगैंड्स, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आइडिया आ रहा होगा बेटा आपके दिमाग में, ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए उन्हें वो कहाँ प्लेस करेगा, यानी कि जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम आएगा बनाएगा उतने ही नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे। याद रखो सेंट्रल मेटल एटम का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही क्या होंगे बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे। वो उन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को कहाँ प्लेस करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल में प्लेस करेगा। तो वी कैन से रिटन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। यानी कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल क्या होंगे, आपके रिक्वायर्ड होंगे। ये चीज आपको समझ बात समझ में आ गई। अब हम सेकंड बात करते हैं बेटा, हमें ये ज्योमेट्री के बारे में आइडिया देता है। हम ज्योमेट्री तक कैसे पहुंचते हैं, पहले हम क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे, अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन हम निकालना देखेंगे अभी बेटा, कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद हम किसी भी कंपाउंड का, गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ आइडिया ले लेते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, सॉरी देखो एक चीज याद रखो, हमारे सिलेबस में ये जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किस किस के लिए वैलिड है, मोस्टली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वैलिड है। हमारे सिलेबस में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। हमारे सिलेबस की बात हो रही है, लेकिन आप एक्सप्लेन तो किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये थ्योरी में स्टडी कराई गई है बेटा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हमारे पास 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक हो सकता है sp3 और एक हो सकता है dsp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो आप जानते हो टेट्राहेड्रल, क्या होता है वो बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। आप देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो जानते हो बेटा, इस तरह से ज्योमेट्री बनती है आपको पता ही होगा। स्क्वायर प्लेनर का मतलब आप एक मेटल को बीच में रखो, सेंट्रल मेटल एटम्स को, और इस तरह से आप एक स्क्वायर में उन्हें फिट अप कर दो। बात समझ में आ रही है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक हो सकता है D2sp3, सेकंड होने के चांस है sp3d2।
अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो या sp3D2 हो तो दोनों की ज्योमेट्री एक ही होगी, ऑक्टाहेड्रल। इसकी भी ज्योमेट्री एक ही होगी, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर D पहले आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। ये मेन पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा, इनर कॉम्प्लेक्स। D2 अगर पहले आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो दैट इज इनर कॉम्प्लेक्स, और D2 अगर बाद में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड आउटर कॉम्प्लेक्स। बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ये तो बात होगी बेटा ज्योमेट्री की। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक नेचर। और आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, आपको पता ही होगा बेटा। इस तरह से पहले आप सेंटर मेटल एटम से एक स्क्वायर टाइप में बना लो, एक ऊपर बॉन्ड एक नीचे बॉन्ड, तो इस तरह से क्या बन जाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक नेचर की। एक्चुअली इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखो हम टू टाइप का मैग्नेटिक नेचर की स्टडी करते हैं। आप जानते हो, एक तो होता है मेरा डायमैग्नेटिक और एक दूसरा होता है आपका पैरामैग्नेटिक। देखो डायमैग्नेटिक नेचर का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। ऑल ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड इन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब पेयर अप होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। अगर हम बात करें वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड इन द ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। या एक से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर अप नहीं है, अनपेयर्ड है, दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है? डायमैग्नेटिक का मतलब है ऑल ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड। और तो सभी ऑर्बिटल्स क्या होनी चाहिए बेटा? पेयर्ड होने चाहिए। या हो सकता है वन और मोर देन वन ऑर्बिटल्स आर अनपेयर्ड। एक या एक से अधिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड होंगे, दैट्स तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और सभी ऑर्बिटल्स पेयर अप होंगे, दिस तो पैरामैग्नेटिक सॉरी डायमैग्नेटिक बिहेवियर। एक और पॉइंट आपसे पूछता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, this magnetic moment represented by mu. This formula is root n plus 2. This formula is root n plus 2, where or this unit is Bm, that is Bohr magneton. Bohr magneton. This Bm unit is this magnetic moment is Bm, that is Bohr magneton, and where n is number of unpaired electron, number of unpaired electron, यानी कि जितने unpaired electrons होंगे उसके नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको यहाँ तक सारी चीज क्लियर हो रही होंगी। इन सब कॉन्सेप्ट का यूज अभी हम देखो एक एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से हम इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह निकलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने बेटा आपको। और आपको ये पता होना चाहिए बेटा एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो उसका ज्योमेट्री क्या होगी, इस सब के बारे में आपको आइडिया दे चुका हूँ बेटा। अब हम बात करेंगे कुछ 2-3 चीज और है बेटा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं बेटा। SFL एक तरफ SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक से लिखना WFL वीक फील्ड लिगेंड। देखो अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका काम क्या है वो भी हम समझते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब है हमारा ऐसे लिगेंड्स which have carbon, nitrogen, phosphorus, which have carbon, nitrogen, phosphorus donor atom।
ऐसे लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम्स क्या हो बेटा, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, ये याद रखना है बेटा, जिनमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होते हैं, दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और अगर हम इसमें बात करें which have those ligands which have, हम बात कर सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन, हेलोजन में यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, डोनर एटम्स। इस तरह के अगर वो एटम्स यानी कि डोनर एटम्स लग रहा है तो दिस इज कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है। अगर डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। या फिर आप इनको हल्का सा इस तरह समझ सकते हो, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है बेटा फ्लोरीन, और आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसके बाद क्या आता है सल्फर, फॉस्फोरस। इधर वाले तो क्या होते हैं बेटा हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर डोनर एटम S है, सॉरी C है, N है, P है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वाले लेफ्ट साइड वाले होते हैं, राइट साइड वाले होंगे तो दैट इज वीक फील्ड लिगेंड्स। ये बात आपको समझनी है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा। सपोज दैट अगर मैं बात करूं Cn नेगेटिव, आपको पता है Cn नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कौन बनाएगा, ये कार्बन ही बनाता है, आपको ये तो पता होगा, कार्बन कोऑर्डिनेट कौन बनाएगा। और अगर कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो डोनर एटम कौन सा है, डोनर एटम का मतलब है जो एटम्स बॉन्ड बनाएगा, कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं OH नेगेटिव, यहाँ पर डोनर एटम कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, इसके पास लोन पेयर होंगे तो डोनर एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन, तो इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अगर मैं बात करूं CO, दैट इज कार्बोनिल, दैट लिगेंड नेम इज कार्बोनिल, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम दिस कार्बन। अगर हम बात करें अमाइन NH3, डोनर एटम इज दिस N, बात सभी को समझनी है बेटा। अगर हम इसमें बात करें बेटा वाटर, ऑक्सीजन डोनर एटम है तो ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन यानी कि हेलोजन डोनर एटम है तो दैट इज वीक फील्ड लिगेंड। ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, these ligands are weak field ligands। अगर मैं बात करने लगूं EN क्या होगा, EN का मतलब इथाइलिन डाइअमीन। देखो आपको EN का फॉर्मूला पता है CH2 CH2 NH2 NH2, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर डोनर एटम कौन से बेटा, these नाइट्रोजन आर डोनर एटम, और अगर ये नाइट्रोजन डोनर एटम है तो these are called strong field ligands represented by this EN। बात समझ में आ रही है, नाइट्रोजन डोनर एटम है तो ये क्या होगा बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इथाइलिन डाइमीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर हम बात करें ऑक्स क्या मतलब ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो का फॉर्मूला C2O4 2 नेगेटिव, यानी कि इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस दैट इज ऑक्सालेटो। यहाँ पर डोनर एटम कौन सा बेटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो ऑक्स है दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। इस तरह से जितने भी आपको लिगेंड दिखते हैं आप उनको पहचान पाओगे आसानी से। बात समझ में आ रही है, जो भी आपको लिगेंड दिखेंगे उन्हें आप आसानी से पहचान सकते हो। एक और लिगेंड की बात करें दैट इज NO2, लिगेंड नेम ऑफ दिस NO2, अगर N डोनर करता है तो दैट इज नाइट्राइटो O, सॉरी नाइट्राइटो N। इस चीज को आप बिल्कुल नोट करके लिख लेना बेटा, शायद मेरा पहले नहीं लिखाया हो। NO2 अगर डोनर एटम है, NO2 में डोनर एटम कौन सा होगा N, तो दीज आर कॉल्ड नाइट्राइटो N। और ONO नेगेटिव में डोनर एटम कौन सा होगा बेटा O, तो दैट इज कॉल्ड नाइट्राइटो O। दिस लिगेंड नेम इज नाइट्राइटो O, और NO2 में दिस लिगेंड नेम इज नाइट्राइटो N। तो आपको पता है बेटा नाइट्राइटो N में कौन डोनेट कर रहा है, ये N, तो नाइट्राइटो N क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर डोनेट कौन कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम इन दोनों का काम देखते हैं, एक्चुअली इन दोनों का रोल क्या होता है वो हम समझते हैं। ये अगर देखो अगर कंपाउंड, चलो हम बाद में समझते हैं, जहाँ यूज होता है उस टाइम इसकी बात करेंगे, फिलहाल आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लो।
अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब काम की बात होगी इनका, जब काम आएगा तब इनका रोल देखेंगे एक्चुअल में इनका क्या रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मुझको कोई गिवन कंपाउंड दिया जाए तो मैं उसका किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, ज्योमेट्री निकालूंगा, और क्या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, क्या उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी तो आपकी कवर हो चुकी है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही मेन होते हैं बेटा, और वहीं से क्वेश्चन आता है, और इस थ्योरी का पूरी का यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आएगा। अब हम एक दो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया आइडेंटिफाई, यानी कि आपको दे दिया K4, चलो K3 दे दिया, ठीक है, FeCN का होल 6, ये आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो आपको इसका नेम बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से आया, आपसे तो नेम पूछता है, एक उसका पूछेगा बेटा आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपसे पूछेगा बेटा ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद पूछेगा आपसे मैग्नेटिक नेचर क्या है, उसके बाद यही पूछ सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। सारी चीज आपको निकालनी बेटा वन बाय वन। सबसे पहला काम होगा बेटा, देखो नेमिंग करो, चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सबसे पहला काम होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। नेमिंग तो आप सब कर सकते हो बेटा, नेमिंग तो किसी प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए नेमिंग तो आप सिंपल कर ही सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है। उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। तो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज Fe। आप सिंपल आप जानते हो बेटा, पोटेशियम पर चार्ज +1 होता है तो 3 पोटेशियम पर चार्ज +3 होगा। Fu क्या मानोगे आप, x मानोगे, और आपको ये पता है Cn पर चार्ज -1 होता है तो 6 Cn पर चार्ज -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, यानी कि इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। अब आपको जरूरत पड़ती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यानी कि आपको कन्फिग्रेशन निकालना है Fe+3 का, यानी कि जो इस पर एक्चुअल में चार्ज आता है उसका कन्फिग्रेशन निकालना है। तो उसके कन्फिग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसका कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, Fe का कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, तभी तो आप Fe+3 का कन्फिग्रेशन निकालोगे। तो आप इसको कन्फिग्रेशन जानते हो बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो दिस एटॉमिक नंबर इज 26, तो क्या आएगा, दैट इज 3d6। अगर हम बात करें Fe+3 का मतलब क्या है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ये तो मतलब है। अब ये बताओ 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल में से। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी बेटा, क्या 3 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएंगे, क्या 3d3 बनेगा क्या इनमें, या इलेक्ट्रॉन हमारे 4s2 में से जाएंगे। दिमाग लगा के बताना है। देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा आउटर मोस्ट शेल में से ही होता है, और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी बेटा, 4th सेल, क्योंकि दैट इज 4th सेल, दैट इज 3rd सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा 4th सेल में से, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तब 1 इलेक्ट्रॉन और आपको रिमूव कराना है, फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा इस 3d में से। एक बार दोबारा समझ लो, आप 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हो तो आप यहाँ से 3d से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करा सकते, क्योंकि इट इज अ नॉट आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल इज 4s2। इलेक्ट्रॉन का लॉस हम कहाँ से कराते हैं, आउटर मोस्ट शेल से कराते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें से जाएंगे, 4s में से जाएंगे, और बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 3d5 में से 3d6 में से जाएगा। तो आप लिख सकते हो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताओ ये जो आपका 3d है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे तो दैट इज 4s0। बात समझ में आ रही है। और मैं इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ बेटा, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में। कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जहाँ से एम्प्टी मुझे स्पेस दिखेगा 3d से मैं ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। दैट इज 3d। 3d के बाद अपना क्या आएगा बेटा, 4s आएगा। 4s के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, 4p आएगा। 4p के बाद क्या आएगा अपना 4d आएगा। ये तो होगा भाई, वो हमने रिप्रेजेंट कर लिए। अब आपको पता है 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कितने हैं यहाँ पर 3d में इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का फंडा आपको पता है, 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई।
अब काम आता है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स का। अब काम आएगा बेटा स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स का। आपको पता है CN नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देता है। वो क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराता है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। एक बार दोबारा समझ लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर अप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप कराता है, और वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई पेयर अप नहीं होता है। ये याद रखना है आपको। अगर आपको पता है स्ट्रॉन्ग यानी कि Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो ये क्या हो जाएंगे बेटा? दो पेयर अप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? पेयर अप। स्ट्रॉन्ग, दोबारा समझ लो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन की कोई भी पेयरिंग नहीं होती। ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 1, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, इस तरह से पेयर अप हो जाएगा बेटा। ये 3D 4S 4P और दैट से 5D। आपको पता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 6। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे। क्या आप ये क्या वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा? नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल एक तो देखो ये है, तो सीक्वेंस से आपको वेकेंट ऑर्बिटल लेने 3 4 5 6, यही तो वेकेंट ऑर्बिटल है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा बताओ? So hybridization is, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? D के कितने ऑर्बिटल यूज हुए बेटा? 2 ऑर्बिटल यूज हुए, तो D2, S का एक ऑर्बिटल, P के कितने ऑर्बिटल? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। और आप जानते हो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। अब बात करें मैग्नेटिक नेचर की, आपको दिख रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर अप होते हैं, सॉरी अनपेयर्ड होते हैं, दैट इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर अप सॉरी अनपेयर्ड आपको दिखते हैं तो दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको फॉर्मूला पता है बेटा, N+2 Bm। यहाँ पर n का नंबर क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n भी आपका 1 होगा। सो 1 + 2 Bm म्यू = √3 Bm। इस तरह से आप मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हो, उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। इस तरह से आप कुछ अदर एग्जांपल करोगे। एक चीज़ आपको बहुत याद रखनी है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयर अप होता है, और वीक फील्ड लिगेंड तो पेयर अप नहीं होता। ये सबसे आपको जो जिसमें स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं, ये जो हाईलाइट पॉइंट है इसको जरूर हाईलाइट रखें बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अप करता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयर अप नहीं करता है। ये आपको बहुत याद रखना है। मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो इसी पॉइंट में ज़्यादा करते हैं बेटा। और एक आपको कन्फ्यूजन लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ से होता है बेटा? आउटर मोशन में से। इन 2-4 पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो।